बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहपुरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ के अंदर एक टॉपिक है काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, उसके बारे में है। लीगल राइट्स की जो है वो डियर स्टूडेंट्स 9 डिफरेंट काइंड्स हैं, यानी 9 मुख्तलिफ अक़साम में हम राइट को तकसीम करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हमने आपको सिर्फ 3 के बारे में बताना है, जैसे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट राइट और लीगल एंड इक्विटेबल राइट। सिर्फ 3 के बारे में आपको आगाही देनी है। बाकी राइट्स जो हैं वो हमारा एक और लेक्चर है, उसके अंदर हमने सबको एक्सप्लेन किया है। आपसे गुजारिश ये है कि आप ये वाला अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो फिर वो पार्ट 2 वाला जो लेक्चर है वो भी देखिएगा। इसको हमने पार्ट 1 के अंदर रखा हुआ है और वो जो लेक्चर होंगे वो पार्ट 2 के अंदर होंगे। आप जस्ट ये लिख सकते हैं अल गाजी लॉ अकेडमी, यूट्यूब के ऊपर आप लिखें अल गाजी लॉ अकेडमी काइंड्स ऑफ राइट्स, तो वो आपको पार्ट 1 भी दे देगा और पार्ट 2 भी दे देगा। ये इसलिए है कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि हम लेक्चर को जो है वो टाइमिंग के लिहाज से एडजस्ट करते हैं। हमारा लेक्चर चूंकि बड़ा लेंथी होता है, बड़ा एलैबोरेटिव होता है, बड़ा क्लियर होता है, इसलिए हम इसको मुख्तलिफ 2 पार्ट के अंदर जो है वो तकसीम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दोनों पार्ट आपने देखने हैं। मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक शेयर कर दूंगा जो पार्ट 2 का होगा। ठीक है जी, इसी तरह पार्ट 2 के अंदर हम लिंक शेयर कर देंगे पार्ट 1 का, ताकि आपको जो है वो लेक्चर मिल सके। इसके अलावा आप हमारे लेक्चर भी जो है वो परचेज कर सकते हैं जी, जो हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है सब की। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन काइंड्स ऑफ लीगल राइट का आता है तो वो मुख्तलिफ तरीकों से पूछता है। पहले वो ये कहता है कि डिफाइन लीगल राइट एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल राइट। अगर ये 20 नंबर का वो सवाल पूछ रहा है तो फिर इस सवाल को हमने अटेम्प्ट कैसे करना होता है। इस सवाल को हमने नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नंबर 2 डेफिनेशन लिखेंगे राइट की भी और लीगल राइट की भी, नंबर 3 हम मीनिंग लिखेंगे राइट लीगल राइट का। उसके बाद हम काइंड्स पे आ जाएंगे। ये 9 डिफरेंट काइंड जो है वो हम लिखेंगे। आपने हर काइंड के अंदर जो हमने एक्सप्लेन करना है वो तरीका हम आपको बताने लगे हैं आगे चल के, फिर उसका हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है लीगल राइट को लिखने का। बाज़ औक़ात सवाल इस तरह भी वो पूछता है कि राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लीगल राइट, कि लीगल राइट की ये काइंड है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कि इसके ऊपर नोट लिखें। अगर ऐसा सवाल भी आता है तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर मीनिंग, फिर उनके ऊपर आपने नोट लिखना है जो कि काइंड आ गया, उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। ओके जी, इस तरह आप रेडी रहें हर मामले के अंदर। इसके बाद जी, जब भी हम एक लीगल राइट एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हम कहते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट को हम एक्सप्लेन करने लगे हैं, जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये 3 चीजें जो हैं वो माइंड में रख लें। ये 3 हेडिंग से आपने आगे बढ़ना है। हम आपको वो तरीका बताते हैं जो इंतहाई अहम होता है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं, जिसमें आप इजीली पास हो सकते हैं। तो अगर इस तरह लिखेंगे तो आपके नंबर भी ज्यादा होंगे और इंशाल्लाह आप पास भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी भी लीगल राइट को आपने एक्सप्लेन करना है तो 3 चीजें सामने रखनी है। नंबर 1, उसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स देंगे, डेफिनेशन को समझाने के लिए एग्जांपल्स का सहारा लेंगे। उसके बाद उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स या प्रिंसिपल फीचर्स या उसके बारे में जो टोटल डिटेल है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। सो इससे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम जनाब इसका इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे। ठीक है जी, इंट्रो भी लिखा जाएगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखी जाएगी, और डेफिनेशन में मैंने बताया था कि राइट की भी डेफिनेशन होगी और लीगल राइट की भी होगी। फिर मैंने कहा था कि इसका हम मीनिंग भी लिखेंगे लीगल राइट का।
तो ये जो चीजें हैं ना, ये अभी हमने एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ द राइट के ऊपर। राइट की जो डेफिनेशन है वो सॉल्वेंट की बड़ी जबरदस्त है। कहता है राइट इज एन इंटरेस्ट recognized and the protected by the recognized and enforceable by the rules of legal system। कि राइट एक इंटरेस्ट है जिसको लॉ एक्सेप्ट करता है और लॉ इसको प्रोटेक्ट भी करता है, लॉ इसको इन्फोर्स भी करता है। एक ये। नंबर 2, राइट इज एन इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच इज अ ड्यूटी। कि राइट एक इंटरेस्ट है जिसकी रिस्पेक्ट करना, जिसको जो है वो ऑनर देना, ड्यू रिगार्ड करना, ये हम सब की ड्यूटी है। तीसरी बात सॉल्वेंट करता है राइट इज एन इंटरेस्ट डिसरिगार्ड ऑफ विच इज अ रॉन्ग। डिसरिगार्ड ऑफ विच इज अ रॉन्ग, जो इसको वायलेट करेगा, जो इसको ब्रीच करेगा, तो ये एक रॉन्ग है, इस रॉन्ग का उसे पे करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें हैं सॉल्वेंट की डेफिनेशन में। राइट की दूसरी डेफिनेशन ऑस्टन के पास है। ऑस्टन कहता है अ पर्सन हैज अ राइट ओनली व्हेन अदर्स आर बाउंड बाय लॉ। तो राइट किसी पर्सन का, उस चीज को हम कहते हैं कि अदर पर्सन बाउंड्स बाय लॉ है। बाउंड्स बाय लॉ से मुराद ये है कि वो उसके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, उस राइट को ऑनर देंगे, उसके राइट को ड्यू रिगार्ड करेंगे, उसके राइट को जो है वो इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, उसको थ्रेट नहीं किया जाएगा, उसको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा। तो ये बाउंड बाय लॉ है। तो ये चीजें जो है वो जो अगर होती हैं तो ये राइट कहलाता है। इसके बाद लीगल राइट, डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट। डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट में पॉलक की डेफिनेशन बड़ी अहम है। पॉलक कहता है द लीगल राइट्स आर द फ्रीडम अलाउड एंड पावर कॉन्फर्ड बाय लॉ। तो दो चीजें हैं उसकी डेफिनेशन में। कहता है कि राइट्स आर द फ्रीडम अलाउड, तो जो फ्रीडम्स, जो लिबर्टीज आपको कोई लीगल सिस्टम देता है, ये राइट्स होती हैं। दूसरा, पावर्स कॉन्फर्ड बाय लॉ, तो लॉ जो आपको बतौर ह्यूमन बीइंग पावर देता है, यानी जो आपके पास नेचुरल पावर है, जो आपके पास लॉ की पावर है, आपका राइट है उसको यूज करें, डिस्ट्रॉय करें, लेट करें, किराए पे दें, जो मर्जी करें, ठीक है। तो ये आपकी पावर्स कॉन्फर्ड बाय लॉ है। ये थी जी पॉलक की डेफिनेशन। आगे चलते हैं, जस्टिस होम्स की डेफिनेशन है लीगल सिस्टम के ऊपर। वो क्या कहता है जी, लीगल सिस्टम आर द परमिशन टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स। पहला हिस्सा कि जो लीगल सिस्टम है वो हमारे पास परमिशंस होती हैं कि हम अपनी नेचुरल पावर को एक्सरसाइज करें। यानी जब हम अपनी नेचुरल पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमें लॉ की तरफ से परमिशन होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उस गाड़ी को फरोख्त भी कर सकता हूं, मैं गाड़ी को अपने एंजॉयमेंट के लिए रख सकता हूं, मैं गाड़ी को किराए पे दे सकता हूं, मैं गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो ये मेरी नेचुरल पावर है, ये मेरी परमिशंस हैं उस लॉ के हवाले से। दूसरी वो बात करता है द लीगल राइट्स आर द परमिशन टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, टू ऑब्टेन रेस्टिट्यूशन, टू ऑब्टेन कंपनसेशन बाय द एड ऑफ पब्लिक फोर्स। रियासत जो है, अगर वो आपका राइट है, लीगल राइट है, तो रियासत की जो पब्लिक फोर्स है, रियासत की जो अथॉरिटी है, वो आपके उस राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। और अगर आपको डिस्पोजेस किया जाता है तो रेस्टिट्यूशन होगी, यानी रीगेनिंग होगी, बहाली की जाएगी, आपको पोजेशन दी जाएगी। और अगर वो राइट मेरा इन्फ्रिंज होता है तो मैं कंपनसेशन लेने का हक रखता हूं उसी मुल्क की कानून के तहत। नेक्स्ट चलते हैं जी मीनिंग ऑफ द लीगल राइट। तो सबसे पहले ये बात समझा करें कि व्हाट इज राइट इन लिटररी मीन। लिटररी मीन राइट का क्या है? इट मीन जस्ट, इट मीन सोशली करेक्ट, इट मीन प्रेफरेबल। तो जो चीज जस्ट होती है, सही होती है, करेक्ट होती है, प्रेफरेबल होती है, तो वो हम राइट कहलाते हैं। इसके अलावा वाइडर सेंस में अगर हम राइट को देखें, राइट का मीनिंग देखें, तो कहते हैं इट इज एन एडवांटेज, it is a power, it is an immunity, it is an advantage, it is a benefit, ठीक है जी, recognized and protected by law। तो लॉ आपको जो भी एडवांटेज देता है, बेनिफिट देता है, पावर देता है, इम्यूनिटी देता है, ये सारी की सारी जो है वो आपके लीगल राइट कहलाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है सो द लीगल राइट्स आर द इंटरेस्ट दैट द अदर्स आर बाउंड टू रिस्पेक्ट दोज इंटरेस्ट। तो लीगल राइट्स को कहता है कि इंटरेस्ट होते हैं और दूसरे बाउंड हैं कि आपके उस राइट को रिस्पेक्ट दें।
इसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया, रिस्पेक्ट देना क्या होता है। सो आगे नेक्स्ट कहता है लीगल राइट्स आर द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट अलाउड बाय लीगल सिस्टम। एक लीगल सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको जो आपको फ्रीडम्स दी जाती हैं, जो आपके एंटाइटलमेंट होती हैं, जिनके आप ओनर होते हैं, पोजेसर होते हैं, तो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये लीगल सिस्टम होता है। सो ये लीगल राइट होता है। ग्रे की जो डेफिनेशन है, ग्रे का जो मीनिंग है लीगल राइट के बारे में, वो भी बड़ा मशहूर है। वो क्या कहता है, 3 हिस्सों में ग्रे जो है वो लीगल राइट को मीनिंग दे रहा है। कहता है इट इज अ पावर टू डू समथिंग। लीगल राइट आपके पास एक पावर है कि आप कुछ कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 कहता है सो लीगल राइट इज अ पावर टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट्स, कि दूसरे जो हैं वो ये काम नहीं करेंगे, मतलब उसको चोरी नहीं करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसको इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। तीसरी बात कहता है एंड द अदर्स आर बाउंड नॉट टू इंटरफेयर इनटू द पीसफुल पोजेशन और एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स। तो दूसरों को जो राइट है उसकी पीसफुल एंजॉयमेंट में जो है वो किसी किस्म का कोई भी जो है वो कहने की इंटरफेयर नहीं होगी। सो कम टू द लेक्चर। सो नेक्स्ट हम इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, इन 3 चीजों की मदद से आगे बढ़ना है। पहले डेफिनेशन, परफेक्ट राइट की तरफ आते हैं। डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो सॉल्मर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। सॉल्मर कहता है कि अ परफेक्ट राइट इज वन विच कोरेस्पॉन्ड्स टू परफेक्ट ड्यूटी। सो कहता है परफेक्ट राइट जो है वो एक परफेक्ट ड्यूटी है। दूसरा वो कहता है so the perfect duty is one which is recognized and enforceable by law। तो perfect duty से क्या मुराद है कि जो लॉ recognize करता है और लॉ enforce करता है। So in very short word, according to Solomon, the perfect right is the right which is recognized and protected by the law। जिसको लॉ एक्सेप्ट भी करता है, लॉ उसको इन्फोर्स भी करता है, लॉ उसको प्रोटेक्ट भी करता है, ये परफेक्ट राइट होता है। तो आगे एग्जांपल में चलें, बेशुमार एग्जांपल्स हैं हमारे पास परफेक्ट राइट की। उसमें अब जितनी भी हमारे पास पहली मिसाल हम इसकी ये लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ए स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ब्रीच हुई, उसको अगर आप अपनी अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं, अदालतें उसको एक्सेप्ट करती हैं, तो इसका मतलब कि वो कोई आपका परफेक्ट राइट था। इसके बाद दूसरी मिसाल, अ राइट ग्रांटेड थ्रू द वैलिड लीगल सिस्टम ऑफ ए स्टेट। एक ऐसा राइट जो उस स्टेट के लीगल सिस्टम के तहत आपको मिला है, ये भी एक मिसाल है किसकी, परफेक्ट राइट की। और किस तरह वो मिलते हैं राइट आपको एक स्टेट के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर वो सेल डीड से मिलते हैं, यानी आप कोई चीज खरीदते हैं तो वो सेल डीड होती है। आप पार्टनरशिप करते हैं, 2-4 लोग पार्टनर मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप भी परफेक्ट राइट होता है। फिर उसके बाद रेंट डीड, अगर रेंट जो है वो लिखा जाता है किसी की फेवर में, तो ये भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट राइट होता है कि मैं इसका क्या हूं जी, टेनेंट हूं। नेक्स्ट चलते हैं जी, सिग्निफिकेंट फीचर। सो नंबर 1 सिग्निफिकेंट फीचर कि परफेक्ट राइट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। नंबर 2 दूसरा फीचर, इट हैज बोथ रेमेडी एंड द राइट। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है उबी जुस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर एक राइट जो क्रिएट किया जाता है तो उसकी रेमेडी भी दी जाती है। मसलन जब उस राइट को वायलेट किया जाएगा तो हम जो है उसकी वायलेशन के ऊपर जो है वो रेमेडी रखते हैं, यानी हम उसको सजा देंगे, उसको पेनल्टी देंगे, उसके खिलाफ सूट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। सो देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सो परफेक्ट राइट जो है उसकी वो राइट भी है और उसकी रेमेडी भी होती है। आगे चलते हैं, A perfect right may become imperfect right। कहता है कि एक परफेक्ट राइट जो है वो आपका इम्परफेक्ट भी हो सकता है। मसलन एक लफ्ज है हमारे पास टाइम बार।
टाइम बार्ड, मसलन एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा है वो आप 3 साल के अंदर कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट राइट है कि 3 साल के अंदर करना। और अगर आप 3 साल के बाद जाएंगे अपना राइट मांगने के लिए अदालत से, तो ये इम्परफेक्ट राइट हो जाता है। मिल तो जाता है, असूल है, लेकिन ये है कि वो इम्परफेक्ट में फॉल करता है। इस तरह अपील का हक आपको 30 डेज का होता है मोस्टली, तो आप उस 30 डेज के बाद आप जाते हैं तो वो इम्परफेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे। The implementation of such right required to the letter and spirit. The implementation of such right required the letter and spirit. Required the letter and spirit. यो कहता है कि इन राइट को अगर आपने जो क्या कहते हैं कि इन्फोर्स करवाना है, इसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है, तो लेटर एंड स्पिरिट की जरूरत है। So what do you mean by letter and spirit? There must be a physical force behind the rights for the protection of such rights. तो इन राइट्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, इन पे अमल दरामद करवाने के लिए रियासत की फिजिकल फोर्स का होना जरूरी होता है। आगे चलिए। These are the transferable rights, यानी मैं मालिक हूं, मैं आगे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं अपना राइट। These are the perfect and absolute rights. इसका मतलब ये होता है कि जब तक मेरा राइट है, जब तक मैं जिंदा हूं, ये राइट मेरा ही रहेगा। जब तक मैं किसी को ट्रांसफर नहीं करता तो ये राइट एब्सोल्यूट है, ये मेरा ही रहेगा। These rights are protects the individual from any harm, from any violation. ये जो राइट्स हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के हैं, वो अगर कोई राइट उनका वायलेट करता है तो उनके पास हक है कि वो अदालतों में जाए और कहीं हमारे राइट को जो है वो वायलेशन से बचाया जा सके। इसके बाद है जी इम्परफेक्ट राइट। सबसे पहले डेफिनेशन साल्मन कहता है एन इम्परफेक्ट राइट इज दैट राइट which is recognized by the law and but cannot be enforced by law due to some impediments. So imperfect right कहता है कि it is recognized by the law, the law इसको accept जरूर करता है but cannot enforce such rights due to some problems, due to some reasons, due to some impediments. So दो हिस्से हो गए। law इसको recognize तो जरूर करता है लेकिन लॉ इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई रीजंस हैं, कोई काम हो गया है ऐसा कि जिस वजह से लॉ जो है वो रिलेक्टेंट है इनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए। ठीक है, तो इनकी मिसालों के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहली मिसाल कि 3 चीजें जो है वो याद रखिएगा हमेशा, 3 चीजें इम्परफेक्ट राइट्स के बारे में। लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है लैप्स ऑफ टाइम, एक कॉन्सेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस, एक कॉन्सेप्ट है जुरिस्डिक्शन और एक कॉन्सेप्ट है प्रूफ। 3 चीजें बता रहा हूं, लैप्स ऑफ टाइम, वक्त टाइम, और जुरिस्डिक्शन जो कह लें कि उसका दायरा इख्तियार है, और फिर प्रूफ, चीजों को प्रूव करना। अगर आसानी से समझिएगा, लैप्स ऑफ टाइम से मुराद ये होता है कि आपने कोई भी राइट एक्सरसाइज करना है तो अपने टाइम के अंदर जाना है। ठीक है जी, समझ आ रही है? जैसे डेथ सेंटेंस की जो अपील है विद इन 7 डेज है, और अगर आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाना, अभी मैंने बताया था 3 साल है, रिवीजन करनी है तो 90 दिन के अंदर अंदर जाना है। तो अगर आप उस टाइम के बाद जा रहे हैं, टाइम बार्ड हो गए हैं, तो ये फिर आपका इम्परफेक्ट राइट हो गया। इसके बाद चलें जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन से मुराद ये होता है कि आप कोई भी केस सुन रहे हैं तो आपको अपनी लिमिट्स में रहना पड़ेगा। ठीक है जी, यानी एक जो क्रिमिनल ट्रायल है उसकी जो पावर्स हैं मैजिस्ट्रेट्स की और कोर्ट ऑफ सेशन की, वो उसी के अंदर रहेंगी। इसी तरह जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, वो अपने इलाके का और अपनी पेक्यूनिटी जुरिस्डिक्शन के अंदर, पैसों की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर ही केस सुन सकता है। ठीक हो गया जी। तो अगर वो इससे बाहर चलता है, बाहर निकल के बात करता है, तो ये इम्परफेक्ट हो जाता है। फिर इस तरह प्रूफ, अगर आपने किसी भी ओनरशिप साबित करनी है तो फिर आपको कोई रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देते तो फिर वो आपका इम्परफेक्ट राइट हो जाता है।
तो ये 3 चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स जरूर याद रखनी है, मैंने आपको मिसालें दे दी हैं। प्रिंसिपल फीचर की तरफ चलते हैं। दीज नंबर 1 significant principal feature. Number 1, it is recognized by the law. Number 2, it is not enforceable by the law due to some impediments. Number 3, these are not transferable in nature. कि ये ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते क्योंकि अभी परफेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। The imperfect right correspond to imperfect duty, कि imperfect right जो है वो imperfect duty होता है, यानी लॉ इसको recognize तो करता है लेकिन enforce नहीं करवाता। आगे चलें जी। Imperfect rights remains there as such, but their enforcement becomes impossible. Right अपनी जगह पे मौजूद है, but their enforcement become impossible, इसकी enforcement नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी, आगे चलें। An imperfect right may become perfect right upon the fulfillment of such conditions. एक imperfect right perfect बन सकता है अगर वो जो condition required है वो आपने पूरी करनी है तो perfect हो सकता है। मसलन कि आप 3 साल के बाद, जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा 3 साल के अंदर हो सकता है, आप 3 साल के बाद जाते हैं और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एक्सक्यूज करते हैं कि मैंने ताखीर की है, मुझे माफी दे दी जाए, तो वो अगर आपकी रीजनेबल ग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, तो कोर्ट आपको जो है वो रेकग्नाइज कर देगी, ठीक है जी कि हम आपकी रिक्वेस्ट को मानते हैं। इस तरह उसका इम्परफेक्ट राइट जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे चलें। ये 2-4 जी प्रिंसिपल थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। थैंक यू। इसके बाद चलते हैं जी वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट के ऊपर। वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट, सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, अ राइट वेस्ट्स व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव अकर्ड which must by law occur in order for the person in question to have the right. गौर से जरा सुनना इस बात को, 2 हिस्से हैं इसके। सॉल्वेंट कहता है a right vests when all the facts have occurred, when all the facts have occurred, which must by law occur, जो लॉ कहता है हर हाल में होने चाहिए थे, इन ऑर्डर में। यानी आसानी के लिए ये मैं आपको समझा दूं कि वो जो बात कर रहा when all the facts have occurred, इसका मतलब ये होता है when all the conditions of a legal system has been fulfilled, the right is called vested rights. जब आपने एक राइट हासिल किया है तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करके, तमाम कानूनी तकाजों और प्रिंसिपल्स के थ्रू, ये आपका वेस्टेड राइट होता है। मसलन मिसाल देते हैं कि ए ने बी से एक मकान खरीदा है। अब ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट होती है। उस एग्रीमेंट के नतीजा में, वो एग्रीमेंट भी अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। अब जो है उस एग्रीमेंट को जो है वो फुलफिल करवाया जाता है, तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। दोनों पार्टी, एक पार्टी अपने पैसे मुकम्मल कर लेती है और एक उसको अपना एग्जैक्ट जो मकान है वो दे देती है, और तमाम कानूनी जो फीसिस हैं, जो टैक्सेस हैं वो पे किए जाते हैं और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है कानूनी प्रोसेस के जरिए। इसे हम कहते हैं वेस्टेड राइट। व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव अकर्ड, व्हेन ऑल द कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, ओके जी, इसको हम कहते हैं वेस्टेड राइट। दूसरा हिस्सा मैंने कहा था फॉर द पर्सन इन क्वेश्चन टू हैव द राइट, फॉर द पर्सन इन क्वेश्चन टू हैव द राइट, जो पर्सन जिसके पास राइट आ गया है उसने तमाम कंडीशंस पूरी कर ली हैं, ठीक है, उसने तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए हैं, तो इस तरह जो राइट मिलता है ये वेस्टेड होता है। पैटर्न की डेफिनेशन भी इसमें बहुत मशहूर है। पैटर्न, व्हेन ऑल द इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी टू क्रिएट द राइट्स हैव अकर्ड, द राइट इज वेस्टेड। वो कहते हैं व्हेन ऑल द इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड, तो यहां पे इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स वो होते हैं, वो फैक्ट्स जो आपको राइट देते हैं।
द फैक्ट्स विच कॉन्फर द राइट, तो वो फैक्ट्स क्या हैं, यानी आपने वो तमाम कानूनी तकाजे जो हैं एक लीगल सिस्टम के अंदर जो रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे हैं उसके तहत आपको राइट मिल गया, दैट इज दीज आर द इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स। ओके, ये पैटर्न का था। तो इसमें बेशुमार है सेल डीड, अगर आपने अकॉर्डिंग टू लॉ की है तो ये भी इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स हो गया। आगे आपने जो है वो क्या कहते हैं, एक पेंशन प्लान आपको मिला है, द राइट a right have an employee under a pension plan is a vested right, यानी पेंशन जो आपको मिलती है, जो एक बंदा रिटायर हो जाता है, एक महकमे को सर्व करता है, सर्व करने के बाद रिटायर होता है, फिर इसको एक पेंशन मिलती है, तो वो क्या कहता है, पेंशन एक वेस्टेड राइट है, क्योंकि उसने वो तमाम कंडीशंस पूरी कर ली थी, सारी जिंदगी उसने सर्व कर ली उस महकमे को, और फिर उस महकमे ने जो है वो उसको रिवॉर्ड दिया है बतौर पेंशन। सो पेंशन प्लान इज दी वेस्टेड राइट। आगे, द फ्यूचर और प्रेजेंट एंजॉयमेंट ऑफ एन ईस्टेट, एक जो आपकी ईस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, वो उसको आप आज भी इंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इंजॉय करेंगे, इसका मतलब वो आपका वेस्टेड राइट है। ये कुछ मिसालें थी। आगे, प्रिंसिपल फीचर जी इसके वेस्टेड राइट के, इट इज ऑलरेडी अ परफेक्ट राइट, ये परफेक्ट राइट होता है, ऑलरेडी परफेक्ट होता है। तो यहां बात समझनी है कि वेस्टेड और परफेक्ट में फर्क है। वेस्टेड कहता है कि प्रोसीजर का नाम लेता है, लीगल सिस्टम और रूल्स का नाम लेता है कि उसको फॉलो करके आपको मिला है, तो प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करके जो चीज मिलती है वो परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, द वेस्टेड राइट इज हेरिटेबल, एक से दूसरी नस्ल में तब्दील हो सकता है। A vested right is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession. तो ये ट्रांसफरी उसको कहते हैं कि जो राइट उसको मिलता है उसकी डेथ के साथ ये मरता नहीं है, यानी कि उसके लीगल हेड के पास चला जाता है। ठीक हो गई। इसके बाद जी, द ट्रांसफरी ओन्स द राइट एब्सोल्युटली, द ट्रांसफरी ओन्स द राइट एब्सोल्युटली, यानी वो राइट उसी का है जब तक वो जिंदा है, और वो किसी को ट्रांसफर नहीं करता, तो उसका अपना राइट है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ मिला है। दे वेस्ट कंप्लीटली टू द ओनर, ये जो राइट है ये कंप्लीटली दे दिया जाता है ओनर को। आगे जी, इन केस ऑफ वेस्टेड राइट्स नो कंडीशन रिमेन्स टू बी सेटिस्फाइड व्हेन इट इज वेस्टेड, तो नो कंडीशंस रिमेन्स टू बी सेटिस्फाइड, यानी जो वेस्टेड राइट है उसमें कोई किसी किस्म की प्रोहिबिशन नहीं रह जाती, कोई कंडीशन नहीं रह जाती, वो मुकम्मल कंडीशन से गुजर के मिलता है। आगे चलते हैं जी, कंटीजेंट, ये शर्तिया राइट होते हैं। सॉल्मन इनकी डेफिनेशन करता है, कहता है जी, अ राइट इज कंटीजेंट व्हेन सम बट नॉट ऑल, व्हेन सम बट नॉट ऑल द वेस्टेटिव फैक्ट्स हैव अकर्ड। सॉल्मन कहता है कि when some facts has not been fulfilled, the right conferred is called contingent right, यानी एक मुआहदा हुआ, उसमें कुछ शराइत पूरी हो गई और कुछ बाकी है। जैसे एग्रीमेंट टू सेल आप लिखते हैं, एक बयाना दिया जाता है, यानी पेमेंट जो दी जाती है इनिशियल, मसलन 10 लाख का आपने जो है वो एक प्लॉट खरीदा है और उसमें आपने 3 लाख जो है उसको एडवांस में दे दिए और 7 लाख कहा कि हम 3 माह, 5 माह, 6 माह के बाद दे देंगे और ये डेट होगी, इसके डेट के अंदर जो है हम आपको पे कर देंगे और आपने हमारे साथ जो है वो रजिस्ट्री करवा देनी है। तो वो जो पहली, यानी उसके अंदर सिर्फ अभी कुछ शराइत पूरी हुई है, लेन देन हुआ है, अभी बाकी जो चीज है वो बाकी है, बाकी 7 लाख रुपया हमारा बाकी है, अभी हमने रजिस्ट्री करवाना बाकी है, अभी हमने फीसिस पे करनी है, वो बाकी है। सो ऐसा राइट जो हमें कुछ कंडीशन को पूरा करके मिलता है और कुछ कंडीशन अभी हमने पूरी करनी होती है, इसको हम कंटीजेंट राइट कहते हैं। ओके नहीं, अभी कंडीशन बाकी है। ओके जी, आगे चलिए एग्जांपल्स के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी है कि जनाब एक एग्रीमेंट टू सेल लिखा जाता है, तो उसके अंदर ये बात होती है। दूसरी हम कर लेते हैं मिसाल, इफ अ gives a property to B on condition that B will be entitled to take possession of it only if B attains the age of 21 years,
द राइट रिक्वायर्ड इज अ कंटिंजेंट राइट। ए एक पर्सन है जो कि बी को प्रॉपर्टी दे देता है, कहता है कि ये प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी जब बी 21 साल का होगा। यानी ये प्रॉपर्टी तो दे रहा है, उसने राइट तो उसको दे दिया है, लेकिन उस वक्त इसकी मुकम्मल मलकियत में, ऑनरशिप में आ जाएगी जब ये 21 साल का होगा। ठीक है जी। तो फर्ज करें कि जिस वक्त ये उसने कहा उसकी जो उम्र थी वो 19 साल थी। ठीक है। तो वो 2 साल जो रह गए उसके पूरा करने के लिए और कुछ कंडीशन पूरी होगी, यानी उसने लिख दिया कि इसको मिल जाएगा, ये कंडीशन पूरी होगी, लेकिन साथ ये भी कहा कि मिलेगा उस वक्त जब ये 21 साल का होगा, यानी कि 21 साल की कंडीशन बाकी रह गई। तो वो जब पूरी हो जाएगी उसका राइट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक कंटीजेंट है। इफ ए लीव्स बी अ लेगेसी इन हिज विल, बी हैज नो राइट टू सच लेगेसी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। ए जो है अपनी जिंदगी के अंदर एक विल लिखता है कि मैं अपना ये मकान जो है वो गिफ्ट कर देता हूं बी को। ठीक है जी। तो ये बी को जब वो विल लिख रहा है और कह रहा है कि बी को मिल जाएगा, तो जब तक वो जिंदा है वो बी को नहीं मिलेगा। विल एग्जीक्यूट और इन्फोर्सेबल उस वक्त होगी जब उस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो डेथ यहां पे एक कंडीशन है, एक शर्त बाकी रह जाती है। तो जब उसकी डेथ हो जाएगी वो राइट उसको वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मिसालें थी। प्रिंसिपल फीचर की तरफ चलते हैं जी। अ कंटीजेंट राइट में बिकम्स अ वेस्टेड राइट। ये कंटीजेंट राइट जो है वो वेस्टेड राइट बन सकता है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशंस एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो वो कंडीशन पूरी करने के बाद ये वेस्टेड हो जाता है। इट इज नॉट हेरिटेबल, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते आप एक, यानी मैंने वो चीज मेरे पास है, मैंने अभी एग्रीमेंट सेल पे ली है, तो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। इट इज डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। ये राइट जब किसी को मिलता है, ट्रांसफर को कहते हैं जब ये राइट उसको मिलता है। तो कंटीजेंट राइट जो उसको मिला है, अभी उसने कब्जा भी नहीं उसका लिया, तो फिर ये उसके साथ ही जो है वो डिफीट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। द ट्रांसफरी ओन्स इट मियर कंडीशनली। ये जो ट्रांसफरी जो कंटीजेंट राइट है वो ट्रांसफरी जो है उसको कंडीशनली दे रहा है। ट्रांसफरी जो राइट रखता है, जिसने वो राइट लिया है। इन सच कंडीशन, इन सच राइट कंडीशन रिमेन्स टू बी फुलफिल्ड। अभी कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल होना बाकी होती है। These rights vests completely to the owner after completion of some agreed conditions, कि वो कंडीशन पूरी करें तब आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये था जी वेस्टेड एंड कंटीजेंट। आगे चलते हैं लीगल एंड इक्विटेबल राइट। बहुत आसान है जी लीगल एंड इक्विटेबल राइट। सो लीगल राइट डेफिनेशन, साल्मन कहता है द लीगल राइट्स आर दोज राइट्स which were recognized by the courts of common law। ये बात याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना लीगल राइट्स का और इक्विटेबल राइट्स का, ये हमें इंग्लैंड से मिला है, वहां से ये राइट एग्जिस्ट हुआ है, उन्हीं के लीगल सिस्टम से ये रिकॉग्नाइज हुआ है। तो जो लीगल राइट है वो कहता है कि जो इंग्लैंड के अंदर कॉमन लॉ कंट्रीज के अंदर जो कोर्ट्स हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज के अंदर जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, उनसे अगर आपको राइट मिलता है तो ये लीगल राइट होता है। ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया साल्मन का, द राइट्स आर दोज, लीगल राइट्स आर दोज व्हिच वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ। तो कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ जो भी उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। हमारा कंट्री भी जो है वो कॉमन लॉ कंट्री है, हमने कॉमन लॉ कोपला जो है वो अपना लॉ बनाया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जो जितने भी ब्रिटिशर रूल्स थे, एक्ट्स, उनको हमने अडॉप्ट किया। इंडिया भी कॉमन लॉ की तरफ है, बांग्लादेश भी कॉमन लॉ की तरफ है। एग्जाम्पल में आते हैं कि ये हम क्या कहते हैं, द राइट टू वोट। राइट टू वोट मेरा राइट है कि मैं जो है वो राइट एक्सरसाइज करूं, तो ये राइट मुझे किसने दिया है, ये राइट मुझे लॉ ने दिया है। आगे चले, द राइट टू ओनरशिप, मैंने एक प्रोसेस को अडॉप्ट करके ओनरशिप ली है, तो ये भी मेरा लीगल राइट है। A registered mortgage is a legal mortgage। एक mortgage आपने चीज ली, उसको रजिस्टर्ड करवाया, तो ये लीगल mortgage है। The right to freedom, ये भी मेरा राइट है, ये मुझे कानून देता है। ठीक है। तो right to make the contract,
ये मेरा लीगल राइट है, लॉ कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। आगे चले सिग्निफिकेंट फीचर्स। तो सबसे पहले लीगल राइट का सिग्निफिकेंट फीचर, सच राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ इन इंग्लैंड। पहली। दूसरी, दीज आर सर्टन राइट्स। सर्टन का मतलब पता होता है, क्लियर राइट होते हैं, जैसे मैंने मिसालें दी हैं, राइट टू वोट, राइट टू ओनरशिप, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। वेयर लीगल एंड इक्विटेबल राइट कॉन्फ्लिक्ट, अगर लीगल और इक्विटेबल राइट में कॉन्फ्लिक्ट आता है, द लीगल राइट शैल प्रिवेल, वो कहता है लीगल राइट प्रिवेल करेंगे। आगे दी, द मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ लीगल राइट इज फॉर्मल, कहता है कि लीगल राइट को और जो है वो कहने की क्रिएट करने का, यानी उसको हासिल करने का, उनको आगे ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब उस कंट्री के अकॉर्डिंग टू द लीगल सिस्टम ऑफ द स्टेट। तो लीगल सिस्टम ऑफ द स्टेट जो है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है जी। अ लीगल मॉर्टगेज ऑफ ए लैंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय डीड। तो एक लीगल मॉर्टगेज जो है, यानी एक मॉर्टगेज जो आपने लेनी है या आपने गिरवी एक चीज लेनी है, तो आपको एक मॉर्टगेज डीड लेनी पड़ेगी। तो मॉर्टगेज डीड जो है ये उस किसी भी जो कॉमन लॉ कंट्रीज के अंदर है, ये जो है वो वैलिड मॉर्टगेज डीड गिनी जाती है और अकॉर्डिंग टू लॉ गिना जाता है इसको। आगे चलते हैं जी, इक्विटेबल राइट। इक्विटेबल राइट्स बेसिकली हम इसे इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटीज। अब ये इक्विटीज क्या कहती हैं कि दीज आर द राइट्स विच प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी और द कोर्ट्स ऑफ चांसरी इन इंग्लैंड। साल्मन की भी डेफिनेशन को देखें तो यही कह रहा है, कहता है द इक्विटेबल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ चांसरी इन इंग्लैंड। यानी ये जो वो राइट हैं जो कोर्ट ऑफ चांसरी से प्रोटेक्टेड होते हैं, कोर्ट ऑफ चांसरी इनको रिकॉग्नाइज करती है। तो कोर्ट ऑफ चांसरी को हम कोर्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। ओके, सो इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब होता है जस्ट एंड फेयर, और जस्ट, फेयर, इक्विटेबल, ये सारी उसकी जो है वो कहने के डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ये हम इंशाल्लाह को लेक्चर आपको अपलोड करेंगे इक्विटी के बारे में। यानी कि वो तमाम चीजें जो लॉ जो है जिनकी तरफ नहीं बढ़ रहा, कानून जिनकी तरफ बड़ा सख्त है, तो इक्विटी जो है वो फ्लेक्सिबल रास्ता देता है उन चीजों को हल करने का, एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो कोर्ट ऑफ चांसरी का भी यही मैटर है। ये जो कोर्ट ऑफ चांसरी थे या इक्विटी कोर्ट्स थे, ये जो ट्रस्ट्स हैं, ये ट्रस्ट के मैटर जो थे इसकी जुरिस्डिक्शन में आया करते थे। गार्डियनशिप के मैटर इनकी जुरिस्डिक्शन में आया करते थे। यानी कि अगर गार्डियनशिप का मसला है तो ये पार्टीज को हियर करके सुन के उनको जो है वो मामला हल कर देते थे, जो कि कोर्ट जिनके बारे में सख्त था। इसके बाद है जी कहने के लुनेटिक्स, पागल जो है वो उनके मामला हल करने में ये कोर्ट्स जो थी इनके पास इख्तियारात थे। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली जो कोर्ट ऑफ चांसरी है, ये इसमें आप किसी राइट को जो है वो बतौर राइट नहीं मान सकते। ये आपके लिए एक कहने के प्रिविलेज होती है, एक सहूलत होती है, एक आसानी होती है कि अपना मामला ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है जी। मसलन यतीम खाने के अंदर जो पलने वाले बच्चे हैं, वो तो उनको प्रिविलेज दी जा रही है ना, उनकी हिफाजत की जा रही है, वो उनको एज अ लीगल राइट नहीं दिया जा रहा, वो इनको एक इक्विटी और एक प्रिविलेज दी जा रही है कि वो ऐसा करें। फिर इसकी एक और मिसाल, द इंजंक्शन। इंजंक्शन जो है, स्टेटस को जो है वो ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये जो है वो आपकी प्रिविलेज और आपकी सहूलत के लिए ऐसा किया जाता है कि मामला खराब ना हो। इसके बाद बेनिफिशियरी राइट इन ट्रस्ट। ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिशियरी राइट होते हैं वो भी इक्विटी के बेस के ऊपर होते हैं, प्रिविलेज बेस्ड होते हैं। इसके अलावा जो बेल मैटर होते हैं अक्सरियत के अंदर जो है वो भी प्रिविलेज होती हैं, जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी डिस्क्रिशनरी मैटर होते हैं, वो भी इक्विटी के अंदर फॉल करती हैं। ओके, तो ये कुछ मिसालें थी। आगे चलते हैं जिसकी जो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल फीचर। नंबर 1, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ चांसरी इन इंग्लैंड। नंबर 1। नंबर 2, दीज आर अनसर्टन राइट्स। अनसर्टन राइट्स यानी ये सर्टन नहीं होते, अनसर्टन होते हैं। द मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ दीज राइट्स इज इनफॉर्मल। वो पहला फॉर्मल था अकॉर्डिंग टू दी
लॉज ऑफ द कंट्री था, जो लीगल सिस्टम, जो लीगल राइट का है। तो इक्विटेबल राइट का इनफॉर्मल है, इसका मतलब ये होता है नॉट अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ लॉ ऑफ दैट कंट्री, उसके लॉ के मुताबिक नहीं है, लेकिन उनको एक प्रिविलेज दे दी गई है, आसानी दे दी गई है। आगे यहां पर उन्होंने एक मैंने जो मिसाल दी है इक्विटेबल राइट्स के अंदर, वो है इक्विटेबल मॉर्टगेज। मैंने कहा जो इक्विटेबल मॉर्टगेज है वो इक्विटेबल राइट होता है। तो इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या है कि एन इक्विटेबल मॉर्टगेज में बी क्रिएटेड बाय अ रिटन एग्रीमेंट। तो नंबर 1 ये रिटन एग्रीमेंट से क्रिएट की जाती है। इसको आसानी से समझ लें कि इक्विटेबल मॉर्टगेज से मतलब ये है कि अगर आपने किसी से कर्ज लेना है, दो लोग हैं जी, एक लेंडर है और एक बारवर है, तो जिसने कर्जा लेना है उसके आगे ये शर्त रखी जाती है कि आप ये प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दें, तो हम आपको कर्जा देते हैं। ये प्रॉपर्टी के कागजात इसलिए रख रहे हैं कि ये एक सिक्योरिटी है कर्जे की। तो इस तरह अगर लेन देन होता है बिटवीन लेंडर एंड द बॉरोवर, तो इसका मतलब ये है ये हमने एक इक्विटेबल मॉर्टगेज जो है वो जो कहने की फुलफिल कर ली है। सो इक्विटेबल मॉर्टगेज इज अ वैलिड मॉर्टगेज एंड इट इज जो है वो इक्विटेबल राइट। तो ये इसके अंदर मैंने जो है वो प्रिंसिपल फीचर के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे व्हेन दीज टू राइट्स कॉन्फ्लिक्ट, लीगल और इक्विटेबल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इक्विटेबल राइट्स बिकम वीकर देन द लीगल राइट्स। तो इक्विटेबल राइट्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, लीगल राइट को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने आप तक पहुंचा दिया है। फिर हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपको परफेक्ट राइट के तमाम सिग्निफिकेंट आते हैं तो इसका ऑपोजिट लिख देंगे, इम्परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वेस्टेड के तमाम जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर याद हैं, इसका ऑपोजिट लिख दें तो ये कंटिंजेंट हो जाएगा। इस तरह लीगल का आपको पूरा कॉन्सेप्ट है तो इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो वो इक्विटेबल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने बता दिए हैं, बाकी जो है वो हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर होंगे, पार्ट 2 के अंदर, वो भी इस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम आपको एक अच्छी आगाही दें, अच्छा जो है वो एक फॉर्मेट दें। इनको एक्सप्लेन करने का, लिखने का हमारे पास नोट्स हैं बड़े जबरदस्त, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।